हेलो। यस बच्चों, कैसे हैं आप लोग? लास्ट क्लास में जहां तक मैंने आपसे बात की थी, लास्ट में मैंने बोला था कि हम औसत वेग और औसत चाल के बारे में बात करेंगे, और मैंने लास्ट क्लास में आपको विस्थापन और दूरी के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। और दूरी के लिए मैंने बहुत सारी बातें बताने में ये बोला था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें फिजिक्स में नहीं समझनी है, कि यदि दूरी शब्द इस्तेमाल होगा किसी प्रश्न में फिजिक्स में यानी भौतिकी में, तो आपको यह ध्यान रखना है कि वो चली गई दूरी की बात कर रहा है, और चली गई दूरी हमेशा कैसी होगी? धनात्मक होगी, या तो वो हमेशा बढ़ेगी या फिर वो नियत हो सकती है, लेकिन वो ना तो ऋणात्मक होगी और ना ही घटेगी। यदि इसकी बात करें, ये जो ग्राफ आपको दे के रखे थे, इनमें से कौन से ग्राफ संभव हैं? तो ये देखिएगा जरा कि पहले यहां से देखें, अपन समय बढ़ने के साथ दूरी का मान बढ़ता जा रहा है, फिर उसके बाद नियत हुआ है, फिर बढ़ता जा रहा है, यानी ग्राफ संभव था। अच्छा, इसमें यदि मैं बात करूं, इस वाले ग्राफ में दूरी और समय का ग्राफ था, यहां से यहां तक देखें T1 समय तक जो है वो दूरी बढ़ती गई है, उसके बाद घटना स्टार्ट हुई है, इसलिए ये ग्राफ गलत हो गया था। इसमें देखें अपन तो दूरी और समय के बीच का जो ग्राफ था, इसमें दूरी जो है वो नीचे की ओर है, यानी ऋणात्मक है, इसलिए गलत है। इसमें देखें समय बढ़ने के साथ दूरी का मान लगातार क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है, इसलिए ग्राफ गलत है। इस वाले की यदि बात करें तो दूरी यहां से यहां तक बढ़ी है, इसके बाद नियत हुई है, उसके बाद फिर बढ़ना स्टार्ट हुई है, इसलिए यह ग्राफ सही था। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बातों के साथ आपको यह बता दूं कि नीट का जो रीनीट का जो पेपर हुआ था 2026 का 21 जून को, उसका जो सोल्यूशन हम सब ने बनाया था, इक्वेशन इंडिया में सारी फैकल्टीज ने बनाया था। फिजिक्स के पेपर को तो मैंने भी डिस्कस किया है, उसमें बोला था कि हमारा जिस जिस कोड को लेके, जिस क्वेश्चन पेपर का कोड जो था, प्रश्न पत्र का जो कोड था 70 था, उसमें एक सवाल था 22वां नंबर का सवाल, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित सवाल था। उसमें तीसरा और चौथा आंसर दोनों सही आ रहे थे, मतलब करेक्ट आंसर जो थे वो तीसरा और चौथा दोनों थे, और मैंने बोला भी था कि ये क्वेश्चन बोनस होना चाहिए था। आज प्रोविजनल आंसर की आई है, एनटीए ने जो रिलीज की है, और उस प्रोविजनल आंसर की में उन्होंने 22वें सवाल का आंसर 3 और 4 दोनों दिया था। हमने बोला था कि वो बोनस होना चाहिए था, और उन्होंने 3 और 4 दोनों दे दिया। इसी प्रकार से एक सवाल और था, 40वां सवाल, जो वर्नियर कैलिपर्स का सवाल था, जिसमें आंसर आना चाहिए था 1.06 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन में जो ऑप्शन मौजूद थे, उसमें कहीं पर 1.06 सेंटीमीटर नहीं था, ऋणात्मक त्रुटि वाला वो सवाल था, और उस सवाल में भी हमने ये बोला था कि ये सवाल का इन चारों में से कोई आंसर नहीं है। उस क्वेश्चन को उन्होंने ड्रॉप कर दिया है, मतलब हटा दिया है, अर्थात पूरे पूर्णांक में यानी 180 के पेपर की यदि बात करें तो 4 नंबर जो है वहां से हटा दिए गए हैं, यानी कि 176 का पेपर माना जाना चाहिए। तो ये चीज हुई थी। कहने का तात्पर्य ये है कि हमने जो जो सॉल्यूशंस बनाए थे वो सारे सॉल्यूशन सही थे। जिन दो क्वेश्चन के बारे में प्रेडिक्शन हमने बताई थी, वो प्रेडिक्शन एकदम सही निकली है। चलिए तो वापस स्टार्ट करते हैं, इसी ऑथेंटिसिटी के साथ, इसी विश्वास के साथ, इसी कर्मठता के साथ, इसी उद्देश्य के साथ कि हिंदी मीडियम के सारे विद्यार्थियों को जो कंटेंट मिले, वो कंटेंट जो हो वो वर्ल्ड क्लास मिले, विश्व स्तरीय हो, उसमें गलतियां ना हो, और साथ में एक भी चीज ना छोड़ी जाए, ऐसा कंटेंट आपको देने का प्रयास है, और उसमें हम सफल भी होंगे। आप लोग जितना यूज कर सकते हैं अपने करियर को बनाने के लिए, वो प्लीज यूज करें, और बहुत 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 अच्छे से अपने नोट्स तैयार करें। हर एक छोटी सी छोटी बात जो मैं बता रहा हूं आपको, उसको नोट करें। समझाते वक्त मैंने बोला भी था कि जो चीज समझाई जाती है उसको अपने शब्दों में नोट जरूर करें, और आपको लगता है कि कोई चीज आपको भूल जाएगी या रिवाइज करने की है, तो उसे बॉक्स में या अपना जो कोई सिंबल है कि हाँ इस सिंबल से मैं समझ जाऊंगा कि इस पेज, आपके नोट्स के पेज में लिखी हुई बात को आपको रिवाइज करना है, ऐसा कुछ आप बना लें। चलिए स्टार्ट करते हैं औसत चाल और औसत वेग से संबंधित प्रश्न। तो अब देखते हैं, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है, जो आपका, वो क्या है? औसत चाल की बात करेंगे। अब हमारा जो पार्ट नया स्टार्ट हुआ है वो है औसत चाल। और औसत चाल क्यों पहले पढ़ रहे हैं, दिमाग में ये भी आना चाहिए
कि हम पहले औसत चाल क्यों पढ़ रहे हैं। औसत चाल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जस्ट अभी अपन ने क्या खत्म किया था, दूरी, और औसत चाल में क्या इस्तेमाल होने वाली है, चली गई कुल दूरी। तो पहली बात तो यह समझ में आना चाहिए कि ये जो औसत चाल है वो एक्चुअल में है क्या चीज, कि कैसी राशि है, पहले ये पता कर लें। और यही हम करते भी हैं, कोई भी शब्द हम परिभाषित करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि वो कैसी राशि है। पहला तो ये पता होना चाहिए अदिश राशि है। दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि ये हमेशा कैसी होगी, धनात्मक, यानी हमेशा के हमेशा कैसी होनी चाहिए, धनात्मक। उसका कारण है कि दूरी हमेशा कैसी है, धनात्मक। इसके पश्चात इसकी इकाई की यदि बात करें, एसआई यूनिट यानी एसआई इकाई की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड, हालांकि किलोमीटर प्रति घंटे में भी आपको दे के रखेगा, लेकिन आपको एसआई इकाई के बारे में पता होना चाहिए कि औसत चाल जो है वो मीटर प्रति सेकंड में ही नापी जाएगी, एसआई इकाई में। अब इसमें अदिश राशि हो गया, धनात्मक हमेशा होगी, इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी वस्तु की औसत चाल को हम परिभाषित कैसे करें, तो यह हमें पता होना चाहिए कि यह दूरी से संबंधित है। और औसत का मतलब है कि इसमें तात्क्षणिक समय इस्तेमाल नहीं होने वाला है। औसत हमेशा कितने बिंदुओं के बीच में होता है, 2 बिंदुओं के बीच में होता है, अर्थात यहां पर समय अंतराल इस्तेमाल होगा। तो किसी वस्तु की औसत चाल हमेशा चली गई कुल दूरी और समय अंतराल का अनुपात होती है। का मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु की औसत चाल हमेशा चली गई कुल दूरी और समय अंतराल का अनुपात होती है, अर्थात यह लिखा जा सकता है यहां पर कि किसी वस्तु की औसत चाल को मैं लिखूं तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, चली गई कुल दूरी, और इधर क्या लिया, लिखा है अपन ने समय अंतराल। समय अंतराल का तात्पर्य है कि ये जो समय अंतराल लिखा है इसके बारे में मैं अलग से कमेंट क्यों करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आप एक कंफ्यूजन से दूर रहे। समय अंतराल का मतलब यह है प्रारंभिक और अंतिम समय के बीच की बात कर रहे हैं। प्रारंभिक और अंतिम समय के बीच में कितना समय है हमारे पास, उसकी बात कर रहे हैं। इसमें अलग से क्यों लिखना पड़ा, उसका कारण बता रहा हूं कि यहां पर एक गलती आप कर सकते हैं। यदि कोई वस्तु यात्रा के दौरान रुकी है यानी विरामावस्था में, तो वह समय भी समय अंतराल में लेना है। प्लीज इसका ख्याल रखिएगा। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि औसत चाल निकालते वक्त जो कुल समय लिया जाएगा, जिसको समय अंतराल लिखा है अपन ने, उस समय अंतराल में ऐसा लगता है कई बच्चों को कि जब वस्तु रुकी है तो गति तो नहीं कर रही है, और गति नहीं कर रही है तो क्या उस समय को हमें नहीं लेना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं आपको, जैसे ही यात्रा प्रारंभ हो और जैसे यात्रा आपकी पूरी हो, उस दौरान यदि कहीं बीच में आप रुके हैं, मान लीजिए 1 घंटे आप बीच में रुके हैं, तो उस 1 घंटे को भी इस समय अंतराल के अंदर लेना है। ये आपको हमेशा नोट करना है और याद रखना है और प्रैक्टिस में भी लाना है। कुल मिला के औसत चाल बराबर चली गई दूरी और समय अंतराल, यानी कुल समय की बात कर रहे हैं। समय अंतराल का मतलब है कुल लिया गया समय। अब दिमाग में आएगा कि सर 9वीं कक्षा में जब चाल पढ़ी थी अपन ने, क्या पढ़ी थी अपन ने, चाल। यदि चाल वहां पर पढ़ी थी तो याद करो आपकी, वहां पर चाल बराबर क्या बोला गया था, दूरी बटा क्या लिखा था अपन ने यहां पर, समय।
अब मुद्दे की बात यह है कि सर यहां पर जो बताया चाल बराबर दूरी बटा समय, और जो आप बता रहे हैं उसको लिखा है आपने औसत चाल। तो जब वहां पर 9th क्लास में आपको पहली बार ये चीज बताई गई थी ना, ये बेसिकली ओरिजिनली और सही रूप से देखा जाए तो जानते हैं ये क्या थी, वहां पर लिखा जाना चाहिए था इसको औसत चाल। अब होता क्या है कि ये चाल क्यों लिखा और मैंने औसत चाल क्यों लिखा, वहां पर 9वीं कक्षा में चाल नियत होती थी। क्या होता था, चाल जो है वो नियत दी जाती थी प्रश्नों में, यानी एक समान गति हो रही थी, इसलिए चाल और औसत चाल बराबर हो जाते थे। जबकि चाल बराबर दूरी बटा समय हमेशा सही नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, चाल बराबर दूरी बटा समय केवल तभी तक लगाया जा सकता है जब आप ये कहें कि वस्तु की पूरी यात्रा के दौरान चाल जो है वो नियत है, यानी वस्तु एक समान गति कर रही होती तो। जबकि ओरिजिनल क्या है और सही क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि ये चाल नहीं है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, वास्तव में ये औसत चाल, और दूरी का मतलब कुल दूरी, समय का मतलब कुल समय होना चाहिए। कृपया इसका ध्यान रखें, और जो पूर्व में आपके पास नॉलेज रहा होगा उसको प्लीज करेक्ट करिएगा बेटा, वरना ये चीज आपको आगे परेशान कर सकती है। तो कुल मिला के बात यह है कि मुझे यदि पूछेगा कोई कि औसत चाल क्या होती है, तो मैं बड़े प्यार से बोलूंगा चली गई कुल दूरी बटा, मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, कुल समय। यह है अपनी कुल दूरी और यह है कुल समय, यानी कि चली गई कुल दूरी और उसको विभाजित किया किससे, समयांतराल से या कुल समय से। और एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है अपने को, क्या रखने की जरूरत है कि हमारे पास यदि डेफिनेशन ये बताई गई है तो इस फार्मूले के अलावा कोई फार्मूला आप लोग कतई नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा और समझिएगा। देखिए क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कराऊंगा, इसी से कराऊंगा, लेकिन जो बात यहां पर आपको कंसेप्ट और फार्मूला जो आपको बता रहा हूं उससे क्यों आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कारण ये कि बच्चा यहां पर तो फार्मूला पढ़ता है, फार्मूला पढ़ने के पश्चात आगे जाता है और सवाल करने में, जैसे मान लो कि प्रथम ये पहले भाग में V1 चाल, दूसरे भाग में V2 चाल, तो कुल औसत चाल तो V1 प्लस V2 बटा 2 करने की कोशिश करता है, या फिर वो नया नया हर सवाल के लिए फार्मूला बनाता है। मैं कहता हूं कि औसत चाल के कितने सवाल बन सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे भाई, जेई मेन में अलग सवाल, जेई एडवांस में अलग सवाल, नीट में अलग सवाल, किसी और एग्जाम में अलग सवाल। मैं बोलूं कि सवालों की संख्या बहुत, हजारों टाइप के सवाल औसत चाल के बन सकते हैं, मैं ऐसा कह रहा हूं आपको। तो यदि किसी बच्चे को यह लगे कि नहीं यार हमने नीट का पेपर देना है, तो एक पर्टिकुलर टाइप का अपन ने सवाल पढ़ा, उस टाइप का आंसर जो आया उसी को फार्मूला बना दिया, फिर दूसरा पढ़ा दूसरे का बना दिया, तीसरा पढ़ा तीसरे का बना दिया, चौथा पढ़ा चौथे का बना दिया। मैं कह रहा हूं आपको एक भी फार्मूला आप मत बनाइए सवाल को पढ़ के। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है कि औसत चाल जब भी मेरे को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला याद रखूंगा, सर ने बोला था, और मैं आपके सामने केवल इसी फार्मूले से करूंगा। और आपको भी आदत डाल लेनी है जिससे कि आपके दिमाग में यह चीज रहे कि सवाल तो आप दीजिए, सवाल तो आप दीजिए, कहीं का भी सवाल उठा लीजिए, किसी किताब का उठा लीजिए, चाहे टफ हो, आसान हो, मॉडरेट हो, नीट हो, जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, किसी का भी उठा लीजिए, आपसे सवाल बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए, सिर्फ एक चीज से करेंगे हम, औसत चाल का जब भी सवाल आएगा सिर्फ एक चीज से करेंगे, एक ही फार्मूला है, चली गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। यदि बीच में कोई गाड़ी या यात्रा के दौरान विराम पर कोई वस्तु होगी तो वो समय भी लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ भी फार्मूला नहीं याद करेंगे और ना ही अप्लाई करेंगे, ना बनाएंगे, और मस्त रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, सवालों के भय से हम आजाद हो जाएंगे। तो चलिए सवाल करना स्टार्ट करते हैं कि सवाल आपको किस प्रकार के मिलेंगे वो आपको पता होना चाहिए। देखिए जरा
क्या बोला है, एक वस्तु ए से बी तक सरल रेखीय पथ में चलती है। अब यहां से जो दौर स्टार्ट होता है, यहां से जो चीजें स्टार्ट होती हैं सवाल करने के लिए, आपको एक बात बताता हूं कि आपको साथ में मेरे साथ एक चीज और सीखनी है कि सवाल पढ़ना कैसे चाहिए। सवाल मेरे से आप ये भी सीखें, कंसेप्ट तो सीखें ही, फिजिक्स सीखें पूरी, लेकिन सवाल मैं कितना पढ़ता हूं। मान लीजिए कि मैं नीट का पेपर देने वाला हूं और यह सवाल मेरे सामने आया है, तो मैं इसको किस प्रकार से पढ़ता हूं, कितना पढ़ता हूं, फिर उसका मतलब क्या निकालता हूं, ये बातें आपको सीखनी है, समझनी है और अप्लाई करनी है। आपको फायदा होगा, सवाल आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। कैसे, क्या लिखा, एक वस्तु ए से बी तक सरल रेखीय पथ में चलती है। मैं सबसे पहले इसका सलूशन बनाने के लिए क्या करूंगा, ए लिखूंगा, इधर क्या लिखूंगा, बी। सरल रेखीय पथ था, मैंने बना लिया, काम खत्म। इसके बाद वह बोला है वह पहली आधी दूरी, क्या उन्होंने दूरी दे के रखी थी, नहीं दे के रखी थी, और बोला है यहां पर आधी क्या दूरी के बारे में बोला है। तो दूरी मैंने मान ली, कुल दूरी कितनी है भाई साहब, x मान ली, ए से बी के बीच की दूरी को क्या मान लिया मैंने, x। यही है पढ़ने का तरीका। अब बोला है वह पहली आधी दूरी का तात्पर्य है कि ये बोला x/2, तो बचा हुआ भी लिख लिया x/2। मैं अभी पूरा सवाल नहीं पढ़ा हूं, सोचिएगा जरा। पहली आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो यहां पर पहली आधी दूरी ये कहलाएगी। कितनी चाल देके रखी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। और इसके बाद बोला है तथा शेष आधी दूरी, शेष आधी दूरी कितनी है, x/2। क्या चाल देके रखी है, 60। मैंने यहां पर लिख लिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। अब बोला है वस्तु की औसत चाल निकालनी है, तो मैं पहले क्या करूंगा, औसत चाल इधर निकालनी है। मुझे पता है कुल दूरी लिखना है ऊपर और कुल समय लिखना है। कुल दूरी को मैंने क्या मान के रखा है, x, यहां पर लिख दिया। अब कुल समय, समय मेरे को देके नहीं रखा है, ये है दूरी, ये है चाल, ये दूरी, ये चाल। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पर समय मानूंगा t1 और यहां पर समय क्या मानूंगा, t2। ये समय अंतराल t1 माना है, ये समय अंतराल t2 माना है। कुल समय अंतराल जो है वो कितना है, t1 धन कितना, t2। ध्यान रखना, ये समय अंतराल प्लस ये समय अंतराल, यानी ये समय प्लस ये समय, इसलिए ऐसा किया। फार्मूला क्या था, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी आपने मान के रखी थी, वो लिख दिया। अब दिमाग में आएगा कि सर ना तो मुझे दूरी पता है, यानी x का मान नहीं पता है, t1 नहीं पता है, और क्या नहीं पता है, t2 नहीं पता है, मैं कैसे हल करूं। बहुत आसान सा काम है, धैर्य रखेंगे और लिखेंगे हम पहले समय। समय को मैं क्या लिखूंगा, समय बराबर क्या लिखेंगे, आप सोच के देखिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बटा चाल। तो यहां का समय है t1, दूरी है x/2 और चाल कितनी है 20। तो यानी कि मैं लिख दूंगा x/2, यानी दूरी बटा चाल लिख दिया 20। तो t1 का मान कितना आएगा, x बटा कितना हो गया भाई साहब 40। अब t2 लिखूंगा तो वहां पर दूरी कितनी है, x/2, तो यहां पर लिख दिया मैंने x/2 और चाल का मान कितना है 60, यानी t2 बराबर लिख दूंगा कितना आएगा, x/120। तो t1 निकल गया और t2 निकल गया। अब मैं वापस अपने फार्मूले में मान डालने की कोशिश करूंगा, तो x बटा t1 का मान कितना है भाई साहब, t1 का मान जो है वो कितना है, x बटा कितना 40, धन क्या लिखूंगा, x बटा कितना है 120। अब देखिए जरा, इसको हल करना है तो ये भी नोटिस करना, मैं बहुत जल्दी लघुत्तम वगैरह में यकीन नहीं करता और आपको भी मना करूंगा मैं। तो यहां से x बटा 40, तो मैं x बटा 40 ही बाहर निकाल लूंगा। अंदर क्या बनेगा, ये बनेगा 1, धन यहां पर देखें 40 तिहाई 120, यानी 1/3 लिखूंगा। ये x से x कैंसल हो जाएगा। अब मैं इसे हल करने की यदि कोशिश करूं तो क्या बनेगा, 1 बटा, ये नीचे कितना है बेटा 40, सॉरी यहां पर देखेंगे तो ये 1/40, ये 1 बटा कितना है 40। यहां पर देखेंगे तो 1 + 1/3 यानी कितना हो गया, 4/3। ये 4 है तो 4 दाहम 40, 10 × 3 यानी कितना हो गया 30। ये ऊपर जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर होना चाहिए। तो यदि मैं देखूं तो ऑप्शन में क्या मेरे पास 30 दिया हुआ है, हाँ भैया दिया हुआ है, यानी मेरा आंसर कितना हो गया 30। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, आसानी से सीखी जा सकती है।
मैंने क्या किया, उन्होंने बोला था एक वस्तु ए से बी तक सरल रेखी पथ में चलती, इतना पहले पढ़ा। इतना पढ़ने के पश्चात ए और बी दो बिंदु बनाए, सरल रेखी पथ बना लिया। अब इसके बाद पढ़ना, वह पहली आधी दूरी, दूरी दी नहीं थी इसलिए मैंने पूरी दूरी को मान लिया कितना, x। लेकिन अब सवाल फिर पढ़ता हूं, वह पहली आधी दूरी मतलब x का आधा भाग x बटा 2 किस चाल से चलता है, 20 से, तो यहां 20 लिख दिया। इसके पश्चात तथा शेष आधी दूरी, शेष आधी दूरी कितनी है, x बटा 2 किस चाल से, 60 से। ये पूरा काम हो गया। अब औसत चाल, औसत चाल में क्या फार्मूला था हमारे पास, कुल दूरी बटा कुल समय। अब समय नहीं पता था तो यहां का समय, यहां से यहां तक का t1, यहां से यहां तक का समय t2, तो कुल समय कितना हो गया, t1 धन t2। अब t1 t2 पता नहीं थे तो समय बराबर क्या अपन ने बोला, दूरी बटा चाल कर दूंगा, तो x बटा 2 ये दूरी है और कितनी चाल है 20, x बटा 2 बटा 20 करा तो x बटा 40 बन गया। यहां पर देखेंगे तो t2 बराबर x बटा 2 दूरी चल रहा है, चाल कितनी है 60, यहां से विभाजन कर दिया तो 120 हो गया, x बटा 120। यहां पर t1 t2 के मान डाल दिए, x बटा 40 बाहर निकाला तो ये 1 बन गया, 40 तिहाई 120 तो 1 बटा 3, तो ये 4 बटा 3 यहां पर बन गया, 1 बटा 40 यहां है। यहां देखा तो ये कितना हो गया, 4 दाहम 40, 10 गुणा 3 यानी 30, और ये कहां जाएगा ऊपर, तो आंसर कितना हो गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया मेरा आंसर। मैं कोई फार्मूला अभी तक नहीं बताया, एक ही फार्मूला हमारे पास जिंदाबाद फार्मूला है, उस पर यकीन रखना है, उसी पर विश्वास रखना है, वो हमारा सब कुछ है। मतलब कैसा भी पूरे दुनिया का सवाल औसत चाल का आएगा वो हमेशा कुल दूरी बटा कुल समय से होगा। चलिए और वैरायटी के सवाल करते हैं जिससे कि आपको और चीजें क्लियर हो। चलिए अब इसमें आया, एक वस्तु, फिर से एक वस्तु ए से बी तक सरल रेखी पथ में चलती है। वापस एक काम किया, ए लिखा, इधर से मैंने बोला बी, सरल रेखी पथ बना दिया मैंने। वह कुल यात्रा के पहले आधे समय, कुल यात्रा के पहले आधे समय, यानी यहां किसकी दूरी की बात नहीं कर रहा, लास्ट क्वेश्चन में जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें बोला था कुल दूरी बोला था, अब यहां पर बोला है कुल समय। पहली उन्होंने बोला कुल यात्रा के पहले आधे समय, यानी कि कुल समय को मैं मान लूंगा और आपको यही पहचानना भी आना चाहिए। ये सबसे बड़ा पार्ट, यही ब्रह्मास्त्र है, यही कंसेप्ट है, यही आपको आजादी दिलाएगा। और अपने को याद भी रखना है कि किस प्रकार से हम सवालों को कर सकते हैं। जो चीजें आपको आज तक टफ लगी होंगी उनका मैं क्रैक बता रहा हूं, उनका मैं वाकई समाधान और बहुत अच्छा समाधान बता रहा हूं। जो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा है उससे ज्यादा बेहतर कॉन्फिडेंस आपका होगा, इस चीज को पकड़ लीजिएगा। क्या बोला है, वह कुल यात्रा के पहले आधे समय, तो कुल समय मान लिया मैंने टी, उसका आधा समय यदि मैं बात करूं तो आधा दूरी नहीं बोल रहा हूं, आधा समय, ये टी बटा 2 समय है तो ये भी कितना हो जाएगा, टी बटा 2। पहले आधे समय में कितने चाल से चल रहा है, 20 से, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा यहां पर लिख दिया मैंने। उसके बाद बोला तथा शेष आधे समय तक 60 किलोमीटर, शेष आधे समय में चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब बोला है वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए, तो मैं फिर से वही फार्मूला लगाऊंगा। क्या लिखूंगा बेटा, औसत चाल बराबर क्या आएगा, कुल दूरी बटा क्या लिखूंगा, कुल समय। अब क्या है कुल दूरी, क्या आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी पता है क्या, क्वेश्चन में दी ही नहीं है उन्होंने। अच्छा कुल समय पता है क्या, हां आपने मान के रखा है कुल समय भाई साहब कितना है, टी। अब यहां की दूरी पता है क्या, नहीं पता है। यहां की दूरी पता है क्या, नहीं पता। तो यहां की दूरी को मैंने मान लिया क्या है, x1, यहां की दूरी को क्या मान लिया मैंने, x2। अब वापस से आपको पता होना चाहिए कि औसत चाल बराबर क्या लिखते हैं अपन, दूरी बटा समय, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी को कैसे लिखेंगे, दूरी बराबर चाल गुणा क्या लिख सकता हूं, समय। अब देखिए चाल पता है, समय पता है, अर्थात x1 का मान कितना होगा, 20 गुणा टी बटा 2, ठीक। x2 का मान क्या लिखूंगा, 60 गुणा समय का मान कितना है, टी बटा 2। तो यहां पर क्या लिख दूंगा, x1 धन x2, चली गई कुल दूरी। अब x1 और x2 के यदि मान मैं लिख दूं तो क्या आएगा, 20 गुणा कितना आएगा, टी बटा 2, धन क्या लिखूंगा, 60 गुणा क्या लिख दूंगा मैं, टी बटा 2, बटा क्या लिख दूंगा मैं, टी। अब देखिए बहुत आसान सा सवाल है यार, बहुत बहुत आसान है। इसमें से दोनों से यदि देखेंगे तो टी बटा 2 को मैं बाहर निकाल लूंगा। कैलकुलेशन भी देखते जाइएगा कि मैं हमेशा आपको कैलकुलेशन भी इतनी आसान वाली सिखाऊंगा जो मैं खुद करता हूं और एक
आम आदमी आम बच्चे की तरह करता हूं। टी बटा 2 बाहर निकल गया, 20 अंदर बचा, 60 अंदर बचा, बीच में प्लस बचा, तो ये टी से टी खत्म हो गया, 20 प्लस 60 कितना हो गया 80, और बटा क्या हो गया 2, ये 2 नीचे बचा है, तो ये भाई साहब कितने आ जाएंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मेरा आंसर आ जाना चाहिए। तो ये आंसर हो गया, यानी सी जो है वो मेरा आंसर हुआ। वापस देखिए मैंने क्या लगाया, आपको आपके सामने क्या लगाया, आसानी तो है भाई। मैंने क्या लगाया, कुल दूरी बटा कुल समय। जो चीज नहीं पता थी उसे मान ली, अलग से निकाल लिया, मान डाला और आंसर निकाल लिया। लेकिन फार्मूला मेरे पास एक ही है, औसत चाल जब भी पूछा जाएगा मैं किससे निकालूंगा, चली गई कुल दूरी बटा कुल समय से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्या है देखते जाइएगा। एक वस्तु ए से बी तक गति करती है। अच्छा कुछ बताया ही नहीं है, कुछ भी नहीं बताया कि किस प्रकार का पथ है, कुछ भी नहीं बताया। तो मैं फिर से वही काम करूंगा, एक बिंदु मानूंगा सबसे पहले ए, दूसरा बिंदु क्या मान लूंगा मैं भाई साहब, क्या है बी। कहां से कहां गति कर रही है, ए से बी तक गति करती है। अब बोला है वह कुल दूरी, फिर आ गया क्या हिंट मिला कि दूरी मान लो, तो दूरी कुल दूरी को मान लिया कितना है एक्स, वह कुल दूरी का पहला 1/3 भाग। अच्छा इस दूरी का 1/3 मतलब कितना हो गया x बटा 3। अच्छा कुल दूरी कितनी थी भाई साहब, x थी कुल दूरी, ये थी मेरी कुल दूरी, कितना चल चुका है x बटा 3, तो बचा कितना है ये भी देख लेते हैं। x में से कितना हटा दूं, x बटा 3, तो ये कितना आ जाएगा 2x बटा 3, यानी ये जो दूरी है वो कितनी हो गई 2x बटा 3, ये वाली दूरी यहां से यहां तक की, ये बिंदु को मान लेते हैं p। चलिए तो a से p तक कितनी दूरी चला है x बटा 3, और p से b तक चला है कितना, शेष 2/3 वैसे बोल ही दिया था। कितनी चाल से चल रहा है v2 से, और पहला वाला भाग v1 से, तो यहां पर चाल क्या है v1 और यहां पर चाल क्या है v2। यहां तक पहुंच गए। अब इसके पश्चात पूछा है पूरी यात्रा के दौरान क्या निकालना है, औसत चाल। औसत चाल का फार्मूला जो है वो क्या है, बराबर क्या लिखूंगा, कुल दूरी बटा क्या लिखना है मुझे, कुल समय। कुल दूरी का मान कितना है x, कुल समय की यदि मैं बात करूं तो समय तो मेरे को दिया ही नहीं था, तो यहां पर मैं देखूं तो दूरी है चाल है, दूरी है चाल है, तो यहां पर समय का मान कितना है t1, यहां पर समय का मान लिया क्या है t2। अब मैं देखूं यदि t1 का मान निकालना है तो समय बराबर क्या लिखूंगा, दूरी बटा चाल। तो यानी कि दूरी कितना चला है x बटा 3, कितनी चाल से चला है v1 से, यानी t1 का मान कितना आएगा x बटा 3 गुना v1। t2 लिखूंगा, कितना दूरी है भाई साहब 2x बटा 3, यहां पर दिया है, चाल का मान कितना है v2, तो यहां पर लिख दूंगा मैं v2। तो t2 का जो मान है वो कितना आ गया 2x अपॉन 3 v2। तो यहां पर कुल समय लिखूंगा तो t1 धन क्या आएगा t2। अब मैं मान डालने वाला हूं, यदि मैं यहां पर मान डालूंगा तो कितना आएगा, औसत चाल इस प्रश्न के हिसाब से ये x अपॉन क्या था t1 धन कितना t2। तो यहां पर क्या लिखूंगा बेटा x अपॉन t1 का मान यदि मैं देखूं, t1 का मान कितना है x बटा 3 v1 है, यानी कि x बटा क्या लिख दिया मैंने 3 v1 धन, यदि मैं यहां पर देखूं तो ये कितना है भाई साहब, t2 का मान देखूंगा तो t2 का मान कितना है 2x अपॉन 3 v2। तो यानी क्या आएगा 2x अपॉन कितना आएगा 3 v2। अब यदि मैं देखूं तो x यहां पर है, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, मैं कैलकुलेशन की भी बात कर रहा हूं कि इन दोनों में कॉमन क्या है x बटा 3, तो यहां से x बटा 3 को मैंने क्या निकाल लिया बाहर। अब देखिए यहां पर क्या बचा है 1 बटा v1, 2 यहां छूट गया था और नीचे बना है v2, x यहां से कट जाएगा, फाइनली क्या आएगा 1 बटा, ये है 1 बटा 3, v2 इधर जाएगा तो ये हो गया v2, v1 ऊपर जाएगा तो क्या हो गया 2v1, और नीचे बन गया v1 गुणा v2। अब देखिए नीचे क्या है 3 गुना v1 v2, ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना आ गया 3v1 v2 अपॉन क्या बना v2 धन 2v1, ये मेरा आंसर आना चाहिए। क्या आया है देख लीजिए 3v1 v2 अपॉन v2 धन 2v1। तो चेक कर लेते हैं क्या है 3v1 v2 यहां पर है, 2v1 प्लस v2 यहां पर है। एक बार देखिए आपका आंसर क्या था, यहां पर आया 2v1 धन v2, 2v1 धन v2, यानी मेरा आंसर ये होना चाहिए। तो अब देखिए फिर से वही चीज में आया, तीसरा सवाल करना है, आपके सामने तीसरा सवाल कर रहा हूं।
आपको भी ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि सर ने क्यों बोला था औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय से ही करना है। सवाल कैसा भी हो, कैसी ही वैरायटी हो, कितना ही भयंकर हो, कितनी विध्वंसकारी हो और कितना भी देखने में बहुत ज्यादा दुर्दांत दिख रहा हो, तो भी हम इस सवाल को किस प्रकार से करेंगे, एक सिंगल फार्मूले से, एक सिंगल कंसेप्ट से कि औसत चाल सर ने बोली थी चली गई कुल दूरी बटा कुल समय से निकालना है, और निकाल के मानेंगे और निकाल रहे हैं। आप भी आनंद लीजिए और कॉन्फिडेंस में आइए कि हम आज औसत चाल से आजाद हो जाएंगे। जितना अभी ये तीसरा थर्ड लेक्चर तक पहुंचे हम, तीसरे लेक्चर में औसत चाल तक आप आजाद हो जाने चाहिए कि अब दुनिया का कोई व्यक्ति हमें या आपको सवाल दे दे, यानी आपको सवाल कहीं कभी दे दे, चाहे जेई एडवांस का हो। अच्छा, जेई एडवांस का नाम सुनते के साथ ही लगता है कि बड़ा टफ सवाल होगा। अरे भाई, जेई एडवांस का पेपर भी तो पेपर ही है ना। औसत चाल वाला जो यदि सवाल आएगा तो वो भी किससे करेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय से। आप उठा के देख लीजिएगा, होगा कैसे नहीं। चलिए, तो अब करते हैं कुछ और सवाल, देखते हैं क्या हो सकता है। एक वस्तु ए से बी, एक वस्तु ए से बी तक गति करती है। चलिए भैया, बना लिया वापस से, ए से क्या बना दिया मैंने, बी गति करती है। वह कुल समय, फिर से बोल दिया इसने समय, यानी क्या मानने के लिए आपको मजबूर किया है कि आप पूरा समय मान लीजिए कितना है, कुल समय, यानी ए से बी तक जाने का समय क्या मान लिया अपन ने, कैपिटल टी। कुल समय के पहले 1/7 भाग में समय का भाग है 1/7, अर्थात कि कुल समय का कितना भाग है, t/7। v1 चाल से चल रहा है, ये भी लिख दिया अपन ने, तथा शेष समय। अब एक बात बताओ, कुल समय कितना था t, उसमें से कितना भाग इस्तेमाल हो गया, t/7, यानी t/7 को घटा दूं तो कितना बचेगा, 6t/7, यानी बचा हुआ जो समय है वो लिख दिया 6t/7 में कितनी चाल से चल रहा है भाई साहब, v2 चाल से चलती है। पूरी यात्रा के दौरान क्या निकालना है, औसत चाल, ये निकालनी है अपने को। फिर से क्या काम करेंगे, हमारे पास फार्मूले के नाम पे क्या है वो देखो, यहां पर लिख दिया मैंने, औसत चाल बराबर क्या लिखना है अपने को, कुल चली गई दूरी अपॉन क्या लिखना है बेटा, कुल समय। अब कुल दूरी की यदि मैं बात करूं, दूरी तो दी ही नहीं है इस सवाल में, यहां पर चाल पता है, इतनी यात्रा, यानी ये पी बिंदु मान लो, ए से पी के बीच में चाल पता है, समय पता है। अच्छा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो यहां पर मैंने दूरी क्या मान ली, x1 ए से p की, और p से b तक की दूरी को क्या मान लिया, x2। तो यहां पर कुल दूरी क्या लिखी जाएगी, x1 धन क्या लिखूंगा मैं, x2, और कुल समय कितना है भाई साहब t, वो मैंने यहां पर नीचे लिख दिया। कोई मुझे x1 और x2 का मान बता दे, मैं आराम से आंसर निकाल सकता हूं। यही करना है आपको। प्लीज बच्चे ध्यान रखिए, आपको आज तक किसी टीचर ने यदि या किसी किताब ने यदि औसत चाल के सवालों को करने के लिए बहुत सारे फार्मूले बताए हैं, तो वो आपका भला नहीं चाहता। प्लीज ध्यान रखिए, मैं वापस कह रहा हूं, पढ़ाई वो काम की है जो आपको आजादी दे सके। पढ़ाई वो काम की नहीं है जिसमें आप प्रकारों के हिसाब से 100 सवाल करके 100 फार्मूले बनाएं। आपका दिमाग जो है याद करने के लिए बचा होना चाहिए क्या, बायो और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और फैक्ट वाली चीजों के लिए बचा होना चाहिए। फिजिक्स में याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। जो चीजें हैं वो समझ के हैं। कई बार लगेगा आपको कि सर फार्मूले तो याद रखने पड़ेंगे, फार्मूले याद नहीं रखने पड़ेंगे, इतनी बार आप इस्तेमाल करोगे उनको कि वो स्वतः ही याद हो जाएंगे, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो यहां पर अब देखें अपन की x1 का मान निकालना है, मतलब दूरी बराबर क्या लिखना है अपने को, चाल गुणा समय। यहां पर दूरी का मान कितना है x1, चाल का मान कितना है v1 और समय का मान है t/7। तो v1 गुणा क्या लिख दूंगा, t/7। बहुत आसान काम है। x2, एक बच्चा आया बोला कि सर यहां पर चाल कितनी v2 और समय कितना है 60/7, यानी मैं क्या लिखूंगा भाई साहब, v2 गुणा 6t/7। अब ये मान उठा के कहां डालना है, यहां पर। तो इसको हल करने गए तो भाई साहब ये जो है औसत चाल क्या बनाया था वहां पे यार, x1 + x2 बटा कुल समय t। x1 का मान, x1 का जो मान है वो ये है, x2 का मान ये है। तो यानी इसका तात्पर्य ये हुआ
कि मैं क्या लिखूंगा, V1 गुणा टी बटा 7 लिखूंगा, V2 गुणा क्या लिखूंगा 6t बटा 7 अपॉन कुल समय लिखूंगा तो क्या हो जाएगा t। अब देखिए जरा t बटा 7 बाहर निकालेंगे, कॉमन था तो t बटा 7 बाहर आ गया, यहां क्या बचा V1, यहां क्या बचा 6V2 और यहां पर क्या लिख दूंगा मैं भाई साहब t, ये कैंसल आउट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा V1 धन क्या आया 6V2 बटा क्या बन गया 7। ये मेरा आंसर होना चाहिए औसत चाल का, औसत चाल का ये मेरा इस सवाल का उत्तर होना चाहिए। देख लीजिए V1 धन 6V2 बटा 7, मैं चेक कर लेता हूं, एक तो ये भाई साहब V1 धन 6V2 बटा 7 यानी ये मेरा आंसर होना चाहिए। सही बात है, क्लियर हुआ। फिर से क्या प्रूफ हुआ, 4 सवाल कर चुके और 4 सवाल में एक बात तो समझ में आ गई कि सर आपने सही बोला था। बच्चों प्लीज ध्यान रखो, चीजें आसान है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था, वापस याद दिलाता हूं, फिजिक्स सही डिलीवर होगी, कंटेंट सही होगा, आप आसानी से सेलेक्ट होगे। मैं कतई ये नहीं बोलता कि भौतिकी टफ सब्जेक्ट है, भौतिकी सबसे आसान सब्जेक्ट है, इसमें शुरुआत में आराम आराम से पढ़ने की जरूरत है। एक बार आपका रिदम बन गया सही पढ़ने का, सही कंसेप्ट का, तो इतना आप जान लीजिए आप मेरे से भी आजाद रहेंगे, आपको बार बार मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत कब पड़ेगी, जब कोई नई चीज बतानी होगी तब, औसत चाल तक आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। हां, कहीं पर आप कोई गलतियां करते हैं वो मेरे से आप पूछिए, सवाल बहुत बड़ा हो आप एकदम शांत चित्त होके देखिए कि औसत चाल का सवाल कुल दूरी बटा कुल समय के कंसेप्ट और फार्मूले से होने वाला है। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है और सवाल जिस प्रकार से मैं पढ़ रहा हूं उसको सीखने की जरूरत है, क्योंकि मैं टीचर होके कभी नहीं पढ़ाता, मैं टीचर हूं भी नहीं, मैं एज अ स्टूडेंट आज भी वैसी लाइफ जीता हूं जैसी आप जीते हैं, उसी माइंडसेट से आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसी बता रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। आप प्लीज बहुत ख्याल रखिए अपना, और प्लीज हर छोटी सी छोटी बात जो मैंने बोली है उसको गांठ बांध के याद कर लीजिए कि भाई साहब यदि सिंपल सी बात सर ने बताई है उसको फॉलो करेंगे, सवाल कितना ही बड़ा होगा हम आराम आराम से टुकड़ों में उसे पढ़ते हुए उसके डेटा को निकालते जाएंगे। जो डेटा बाहर आएगा फिर पता चलेगा कि यार कोई चीज नहीं दे के रखी है, उसे मान लेंगे, उसका मान दी गई जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में उसमें हम कन्वर्ट करेंगे और आंसर निकालने में वो हेल्प करने वाला है। और फार्मूला तो आपको सिंपल सा पता है, औसत चाल बराबर क्या है, कुल दूरी बटा कुल समय। चलिए तो कुछ सवाल और है क्या देख लेते हैं अपन। चलिए ये वाला देखते हैं, एक वस्तु ए से बी तक गति करती है। अच्छा, ए से बी तक वापस से यही काम कर रहा हूं, ए से बी तक गति करा दिया वस्तु को, ठीक है, वह पहली आधी दूरी। अच्छा, यानी इसने पहले ही हिंट दे दी है कि आपको पहले क्या मान लेना चाहिए, दूरी। अब तक तो आपकी आदत बन चुकी होगी और मेरे ख्याल से आप यदि ये लिख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो अब तक तो सबसे पहले थॉट आपके भी दिमाग में आया ना, क्या मानना चाहिए, दूरी। तो ये मैंने मान लिया कुल दूरी भाई साहब कितनी है, x। उसने बोला है वह पहली आधी दूरी v चाल से, पहली आधी दूरी को कितनी चाल से चल रहा है, आधी दूरी लिख दिया, x बटा 2 कितनी चाल से चल रहा है, v चाल से चल रहा है, तथा शेष दूरी कितनी है यार, x बटा 2 को तीन समान समय अंतरालों। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने ये नहीं बोला कि कुल दूरी को समान समय अंतरालों में, नहीं, उसने बोला है तथा शेष दूरी क्या है, x बटा 2 को तीन समान समय अंतरालों में बोला है। इस दूरी यानी बची हुई दूरी को 3 समान समय अंतराल में करने के लिए बोला है। अब ये दिमाग में यार ये क्या चीज है, मैं बोलता हूं कि भाई ये है, ये समान दूरी नहीं बोला मैंने बोला कि 3 भाग में ये चलने वाला है, 3 समान समय अंतराल। मैंने यहां बोला ये समय t, ये समय t, ये समय t। अच्छा, इधर का समय माना क्या, ये t कौन सा समय है सर, मुझे भी नहीं पता कौन सा समय है, उसने जैसा बोला वैसा मैंने किया। यहां का समय t, यहां का समय t, यहां का समय t, क्योंकि बोला है 3 समान समय अंतराल में क्रमशः कितनी चाल से v बटा 2, ये भाई साहब कितना हो गया v बटा 2।
ये वाला भाई साहब कितना हो गया है v बटा 3 और ये कितना हो गया है v बटा 4। चाल से तय करती है, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करिए। अब इतनी इंफॉर्मेशन के बाद आपको t भी दिख रहा है, x भी दिख रहा है, v भी दिख रहा है और औसत चाल पूछा है। सोच के देखिए, दिमाग खराब इसी में हो रहा होगा। फिर से मैं कह रहा हूं, आपका दिमाग आपको ट्रिक कर जाता है। क्यों ट्रिक कर जाता है? क्योंकि आपको लगता है कि हम जल्दी से सवाल कर लें। थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और वापस अपने आप को ये याद दिलाना है, यदि सर ने बोला है औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, तो सवाल तो होना चाहिए। चलिए भाई साहब, अब देखिए यहां का समय टी है, यहां का समय टी है, यहां का समय टी है। अब यहां का समय तो नहीं पता है, तो इस समय को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूं, t1। क्या मान लिया मैंने? t1। तो अब क्या है अपने पास? औसत चाल का फार्मूला अपने को देखना पड़ेगा। औसत चाल जो है बराबर क्या लिखना है, कुल दूरी बटा क्या लिखना है अपने को, कुल समय। कुल दूरी का मान जो है वो स्टार्टिंग में अपन ने क्या माना है, x। कुल समय की यदि मैं बात करूं तो यहां पर समय क्या है, t1, ये है t, ये भी t, ये भी t, तो यानी कितना समय है, t1 धन t प्लस टी प्लस टी, यानी कितना हो गया, 3t। ये मुझे करना चाहिए। अब समस्या ये है कि x मुझे पता नहीं है, t1 मुझे पता नहीं है और 3t यानी t यहां पर ये वाला t भी नहीं पता है। तो अब हमारा होमवर्क जो है वो ये है कि भाई साहब इन सारे मानों को हम पहले निकाल लेंगे तो हम काम कर पाएंगे। तो देखते हैं भैया क्या करना है अपने को। इसको देखिए, यहां पर कितना है, x ये दिया है, x तो आपको पहले से पता है, कुल समय निकालना है, t1 निकालना है। अब समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है यहां पर, x बटा 2 और चाल कितनी है v, तो t1 बराबर लिखूंगा, दूरी कितनी है, x बटा 2 बटा चाल क्या है, v, यानी t1 का मान कितना है बच्चा, x बटा 2v। ये अपन ने पहले से निकाल के रख लिया क्योंकि सवाल बड़ा था और सवाल करने के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, तो t1 निकाल, ये t1 निकाल के खत्म कर दिया। अब मुझे t निकालना है यार। अब ये कैसे निकालें, सोचें, यहां से लेके इस p बिंदु से लेके b बिंदु तक के बीच की दूरी कितनी है, x बटा 2। अच्छा, दूरी ये है x बटा 2। चाल समय, चाल समय, चाल समय, चाल गुणा समय दूरी देता है। तो एक बात आप सोच के देखिए कि भाई साहब ये वाली दूरी क्या निकाली जा सकती है, फिर ये वाली निकाली जा सकती है, फिर ये वाली भी निकाली जा सकती है। ये दूरी प्लस ये दूरी प्लस ये दूरी बराबर x बटा 2 होना चाहिए। अच्छा, चाल गुणा समय करूंगा तो ये वाली दूरी आ जाएगी। अच्छी बात है, कितनी आएगी, v बटा 2 गुणा t, ये वाली दूरी दे दिया है, चाल गुणा समय। चलिए चाल गुणा समय ये भी कर लेता हूं, ये वाला, तो कितना आएगा, v बटा 3 गुणा t, ये कर दिया अपन ने। अब यहां पर चाल गुणा समय करूंगा तो ये वाली दूरी आएगी, तो कितना आएगा, v बटा 4 गुणा t। अब ये दूरी, ये वाली दूरी यहां पर, ये वाली दूरी यहां पर, ये सारी दूरियों का योग किसके बराबर होना चाहिए, x बटा 2 के। ऐसा तो मुझे दिया हुआ है, हाँ प्रश्न में दिया है। अरे यार, ये दूरी निकाल ली प्लस ये दूरी निकाल ली प्लस ये वाली दूरी निकाल ली, ये कितनी किसके बराबर है, ये बची हुई दूरी x बटा 2 थी, यहां पर अपन ने इसके बराबर कर दिया। अच्छा, मुझे t1 निकल चुका है, एकदम निकल चुका है। मुझे क्या नहीं पता है, t नहीं पता है, मैं t यहां से निकालूंगा। तो क्या करेंगे अपन, इसमें से क्या किया जाए यार, इसमें से t निकालना है तो एक काम करता हूं, vt को बाहर निकाल लेता हूं, ये हो गया v गुणा t बाहर। अंदर क्या बचेगा वो देख लेते हैं, 1 बटा 2, 1 बटा 3, 1 बटा 4 बराबर कितना है, x बटा 2। मुझे किसका मान निकालना है, t का मान निकालना है। इनका लघुत्तम लिया जा सकता है, आप बड़े आराम से लिया जा सकता है। इनका लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो एक काम करते हैं यार 12 लिख देते हैं। ये 12 हो गया, 2 छिक्का 12 हो गया, 3 चौके 12 हो गया और 4 तिहाई 12 हो गया। ये कितना हो गया, x बटा 2। 6 4 10 और 3 13, तो यानी ये कितना बन गया बेटा, vt गुणा क्या बन गया, ऊपर 13 नीचे बना है 12 बराबर कितना है बेटा, x बटा 2। 2 से यहां ये करेंगे तो 6 आएगा। तो यानी कि नेक्स्ट स्क्रीन पे देखें अपन
तो क्या आया, VT गुणा क्या है 13/6 बराबर क्या लिखा है x। एक बार चेक कर लेते हैं, बचा क्या था, VT गुणा 13, 6 4 10 3 13 ये लिखा है, दो छिक्का 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, सब लिख लिया अपन ने। VT गुणा 13, ये 2 था ये 12 था, तो 2 छिक्का 12 यानी 13/6। चलिए अच्छी बात है, तो अपन ने यहां पर लिखा 13/6। तो t का मान यदि मैं देखूंगा बेटा तो कितना आएगा, 6x/13v, ये बन गया अपना t का मान। अब मुद्दे की बात यह है कि औसत चाल का ओरिजिनल फार्मूला कहां रह गया, जहां पर अपन कैलकुलेशन कर रहे थे, x बटा क्या आया था, t1 धन 3t बना था। ये था अपना ओरिजिनल वाला पार्ट। देख लीजिए आप, क्या था, x बटा t1 धन 3t, ये था, वही लिखा है मैंने। यहां पर यदि मान मैं डालना स्टार्ट करूं तो क्या आएगा मान, वो यहां पर डालता हूं जिससे थोड़ी मेरे पास जगह बच जाए। x अपॉन t1 का मान देखिए जरा, t1 का मान ये लिखा है, x बटा 2 भी लिखा है, तो ये लिख दिया मैंने x अपॉन 2v धन 3, और t का मान अपने को देखना है, t का मान जो है वो कितना है, t का मान अपन ने निकाला है मेरे ख्याल से, t का मान कहीं पे निकाला, ये निकाला है, तो ये क्या लिख दिया अपन ने, 6x अपॉन क्या लिख दिया 13v। यहां पर अपन पहुंच चुके हैं, ये वाला काम हो चुका है, t का मान यहां पर से निकाल के ये डाल दिया। अब सोचने वाली बात है कि मैं इसमें कॉमन क्या क्या ले सकता हूं, ऊपर है x, नीचे अपन देखें तो क्या बना हुआ है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, x v ये कॉमन दिख रहा है, सही बात है, निकाल लेते हैं। x बटा v को मैं बाहर निकाल लिया, अंदर जो बचा है वो 1/2 यहां पर दिख रहा है मुझे, प्लस यहां पर कितना है, 3 छंग 18/3 लिखा, 13 लिखा है, 18/13 लिखा गया है। x से x खत्म हो जाएगा, ये भाई साहब जो बने हैं 1/v आ गया, यहां देखेंगे तो 13 इधर जाएगा, ये हो गया 13, ये हो गया 13, 18 दूना क्या हो जाएगा 36, और ये क्या है 13 दूना क्या हो गया 26, यहां तक पहुंच गए हैं अपन। अब यहां पर देखें 13 प्लस कितना है 36 बटा कितना हो गया 26, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 26v, तो ऊपर हो गया, इसको मैं जोड़ूंगा 3 6 कितना हो गया 9, और 3 1 क्या हो गया 4, ये मेरा हो गया औसत क्या चाल। तो औसत चाल फाइनली कितना आ गया 26v/49। यदि अपन देखें यहां पर तो इनमें से ये वाला विकल्प भी सही नहीं है, ये वाला विकल्प भी सही नहीं है, ये वाला विकल्प भी सही नहीं है, ये वाला विकल्प भी सही नहीं है। एक बार मैं वापस कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं, ए से बी तक जा रही है, पहली आधी दूरी v चाल से चला है, तो ये v चाल लिख दिया अपन ने, शेष दूरी को 3 समान समय अंतरालों में क्रमशः v/2, v/3, v/4 यहां से लिखा था अपन ने। तो ये वाला पूरा कैलकुलेशन अपन चेक कर लेते हैं, t है ये लिख लिया अपन ने, कुल दूरी कितना लिखा है x, यहां पर समय देखेंगे तो कितना हो जाएगा t1, t प्लस t कितना हो गया 3t, यहां पर अपन ने मान डाला, और यहां पर देखा अपन ने चाल गुणा क्या अपन ने किया है समय, तो v/2 इंटू टी लिख दिया, v/3 इंटू टी लिख दिया, v/4 इंटू टी लिख दिया, बराबर x/2 कर दिया, ये भी कर दिया, vt निकाला 1/2, 1/3, 1/4 यहां भी निकाल लिया अपन ने। तो यहां पर अपन ने एलसीएम लिया, तो एलसीएम का मान कितना आ गया 12, 2 छिक्का 12 लिख दिया, 3 चौके 12 लिख दिया, 4 तिहाई 12 लिख दिया, 6 4 10 3 13 ये बन गया अपने पास, 13/12 लिखा था, यहां पर /2 था, 6 था, तो 6x/13 आना चाहिए। तो 6x/13 जो है वो अपन ने यहां बना लिया था। यहां पर देखेंगे तो x बटा क्या आएगा t1 धन 3t, ये कितना आ जाएगा, t1 का मान x/2v, t1 कहां निकाला था वो अपन एक बार चेक कर लें, कहां पर है भाई साहब x/2v, ये लिख लिया। अब इसके पश्चात देखूंगा तो प्लस कितना आएगा 3 गुणा ये 3t का मान लिखा है 6x/13v, ये अपन ने यहां पर मान डाल दिया, 3 छंग 18 हो गया। अब यहां पर पहुंचने के पश्चात यदि देखें तो x/v को मैंने बाहर निकाला, 1/2 बचा, 18 बटा कितना हो गया 13 इधर गया, और ये कितना होगा 18 दूना 36, 36 और 13 49, 26 ऊपर जाएगा तो 26v/49 ही मेरा आंसर होना चाहिए, यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो कई बार ऑप्शन जो है वो आपको ऐसा नहीं करना है कि ये ऑप्शन में ही अपने को चूज करना है, ये प्लीज ध्यान रखें। चलिए आज अपन ने क्या क्या सीख लिया, औसत चाल का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक बात तो सीखी अपन ने कि औसत चाल बराबर क्या पढ़ा था, कुल दूरी बटा कुल समय।
आप देखिएगा यहां पर जो कैलकुलेशंस हैं उन कैलकुलेशन का ख्याल रखिएगा कि मैंने कैलकुलेशन जो है कैसे कैसे की है, और अपने आंसर पे भरोसा होना चाहिए, कंसेप्ट पे भरोसा होना चाहिए। यहां पर जो आंसर आया है वो आंसर कितना था अपने पास, वहां आंसर देख लें एक बार। आंसर कितना है 26v बटा कितना है 49, और 26v बटा 49 जो है वो किसी में नहीं देके रखा है, प्लीज इसका ख्याल रखिएगा। चलिए आज के लिए बहुत है, औसत चाल का काम यहां पर खत्म है ना। नेक्स्ट क्लास में अपने को स्टार्ट करना है क्या, औसत वेग। कोई और सवाल तो नहीं रह गया, चेक कर लेते हैं। चलिए आज के लिए पर्याप्त ये औसत चाल से संबंधित सारे सवाल थे, और इनको हमें प्रॉपर उसी जेन्युइनिटी में करने हैं कि जो आंसर आया है वो हमारा आंसर सही होना चाहिए। इस बात के लिए अब जैसे नीट का ही अपन देखें तो नीट में कई सवालों के आंसर जो है वो एकदम ही गायब है, तो अपने को ध्यान रखना है कि हमारा कंसेप्ट जो है वो सही होना चाहिए, कैलकुलेशन करते वक्त कहीं गलती ना हो, इसलिए एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। अपन ने क्रॉस चेक कर लिया, आंसर इज व्हाट करेक्ट, जो हमारा आंसर है वही हमारा सही आंसर होना चाहिए। चलिए आज के लिए पर्याप्त, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, तब तक के लिए नमस्ते, वापस मुलाकात हो।